तो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, कि प्लांट वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं। पहली बात, प्लांट वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर रूट। जैसे हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में हम दो सिस्टम पढ़ते हैं, एक रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। तो प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट की हेल्प से, इसलिए हम पानी जो प्लांट्स को देते हैं वो सॉइल में देते हैं ताकि वो सॉइल से रूट की हेल्प से उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो सबसे पहली बात हम पढ़ने वाले हैं, वी नो दैट द रूट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर दैट गोज इनटू द प्लांट, ऑब्वियसली दैट इज व्हाई वी अप्लाई वाटर टू द सॉइल एंड नोट ऑन द लीव्स। कि प्लांट अपना वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूट, इसलिए हम पानी सॉइल में देते हैं ना कि उसके लीव्स पर देते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देखिए, हम अभी बात वाटर की कर रहे हैं, लेकिन हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मिनरल्स का भी है। तो आप याद रखिए, सॉइल से प्लांट सिर्फ वाटर का ही नहीं, वाटर के साथ साथ मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन करते हैं, इसलिए यहां वाटर भी लिखा गया है और साथ में मिनरल्स भी लिखे गए हैं। और लिखा है इज मोर स्पेसिफिकली, मतलब स्पेसिफाई कर दिया गया है चीज को, मोर स्पेसिफिकली द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर्स। समझना, जैसे ये किसी प्लांट की रूट है तो इस रूट के आसपास सॉइल है, इस रूट से जो एपिडर्मिस है ना, वहां से छोटे छोटे हेयर्स आउटग्रोथ निकलती है सॉइल के अंदर, आउटग्रोथ निकलती है। इन छोटे छोटे हेयर्स को हम नाम देते हैं रूट हेयर्स। ऐसा नहीं है कि एपिडर्मल सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही या सिर्फ रूट हेयर ही वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, नहीं, रूट हेयर एपिडर्मिस की आउटर ग्रोथ है और ये एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देते हैं, इसलिए मोर स्पेसिफिकली बोला गया है, क्योंकि रूट हेयर का जो एक्सटेंशन हुआ है एपिडर्मिस से वो वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए किया गया है। इसलिए बोल रहे हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड द वाटर एंड द मिनरल्स इज मोर स्पेसिफिकली द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर दैट आर प्रेजेंट इन द मिलियंस एट द टिप ऑफ द रूट्स। मतलब टिप वाले जो एरिया होते हैं रूट के, टिप वाले एरियाज के अंदर आपको सबसे ज्यादा कौन मिलते हैं, टर्मिनल एरियाज के अंदर आपको सबसे ज्यादा कौन मिलते हैं, रूट हेयर्स मिलते हैं। किसके? रूट के, क्योंकि रूट हेयर का मतलब है रूट पर पाए जाने वाले हेयर। रूट हेयर हैं क्या? रूट हेयर आर थिन वॉल्ड, इनकी वॉल जो है बच्चे हैं तो सेल ही, एपिडर्मल सेल का ही बाहर की तरफ, रूट की एपिडर्मल सेल का ही बाहर की तरफ एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन है तो इनकी वॉल ज्यादा हार्ड या थिक नहीं होती, वॉल इनकी कैसी है? थिन है, स्लेंडर एक्सटेंशन है ऑफ द रूट एपिडर्मल सेल्स। मैं पहले कह चुका हूं, यहां पर रूट एपिडर्मल सेल्स जो है उसका एक्सटेंशन है रूट हेयर, उसका एक्सटेंशन है बाहर की तरफ। किस तरफ? सॉइल की तरफ। दैट ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो ये एपिडर्मिस के क्या करते हैं भी, जैसे मान लीजिए ये एक रूट की एपिडर्मिस है, अब इसके आसपास जो सॉइल है, ये एपिडर्मल सेल्स सिर्फ आसपास के एरिया के वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, लेकिन अगर इस एपिडर्मल सेल से एक रूट हेयर बाहर की तरफ निकले, ग्रोथ निकले बाहर की तरफ, तो आप देखिए कि ये सॉइल में डीप तक जाएंगे और बहुत दूर तक वाटर और मिनरल्स को क्या कर पाएंगे? एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो एपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन है रूट हेयर, और रूट हेयर क्या करता है? रूट का जो एपिडर्मस वाला एरिया है बच्चे, उसका एब्जॉर्प्शन एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा। वाटर इज एब्जॉर्ब अलोंग विद द मिनरल सॉल्यूट्स बाय द रूट हेयर प्योरली बाय डिफ्यूजन। इस बात को समझिएगा, मैंने आपको पहले भी यह बात समझाई है जब मैं स्टोमेटा की ओपनिंग बता रहा था आपको, कि जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स वो भी सॉल्यूट की तरह काम करते हैं, सॉल्यूट की तरह काम करते हैं। और सॉल्यूट सेल के अंदर अगर ज्यादा होगा ना, तो सेल के अंदर वाटर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि डीपीडी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा सेल का। तो अलोंग विद मिनरल लिखा है ना, वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक सेल है, इस सेल में पहले एब्जॉर्ब हुआ कौन? मिनरल। मिनरल एब्जॉर्ब होने की वजह से इस सेल में सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ गया। सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ते ही सेल के अंदर डीपीडी की वैल्यू बढ़ेगी, मींस उस रूट सेल का वाटर डिमांड बढ़ेगा, और उस वाटर डिमांड बढ़ने की वजह से वो रूट अपने आसपास के सॉइल से वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। और आएगा वाटर कैसे? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि जब मिनरल्स रूट सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे ना, तो रूट सेल के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट क्या हो जाएगी? ज्यादा। अब सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होने का सीधा सा मतलब है
कि सेल में वाटर की डिमांड बढ़ गई है, सेल में पानी की अमाउंट कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो सॉइल में पानी ज्यादा, रूट सेल के अंदर पानी कम, तो पानी आएगा अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, प्योरली बाय डिफ्यूजन, बिकॉज डिफ्यूजन इज ए पैसिव प्रोसेस और पैसिव में अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलना होता है। वंस वाटर इज एब्जॉर्ब, एक बार अगर पानी वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है किसने, रूट हेयर ने, इट कैन मूव डीपर इनटू द रूट। देखिए ध्यान दीजिएगा, वाटर रूट के अंदर आया है एपिडर्मल सेल से, लेकिन एपिडर्मल सेल्स तो उस वाटर को ऊपर नहीं भेजेंगी ना। हम कहते हैं प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट देम कहां पर, शूट एरिया में, शूट एरिया में उसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो बताइए सॉइल से जो रूट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, वो वाटर और मिनरल रूट वाले एरिया से शूट वाले एरिया में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो हम कहते हैं एक टिश्यू है जाइलम, उस जाइलम की हेल्प से वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, शूट पार्ट की तरफ जाते हैं। इसका मतलब एपिडर्मिस ने सबसे बाहर वाली जो सरफेस वाली सेल्स हैं रूट की, उन्होंने सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब किया है, लेकिन वो वाटर को ऊपर तो नहीं भेज रही। तो वाटर को ऊपर भेजने के लिए पहले उस वाटर का जाइलम तक जाना जरूरी है, और जाइलम उस रूट के डीप में है, सेंटर में है, सेंटर वाले एरिया के अंदर है। तो एपिडर्मिस से पानी कहां पहुंचेगा, जाइलम तक। तो यही तो लिख रहे हैं हम, वंस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर, एक बार रूट हेयर ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, एपिडर्मिस ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, इट कैन मूव, फिर ये कर सकता है मूव कहां पर, डीपर इनटू द रूट, रूट के अंदर की तरफ, लेयर बाय टू डिस्टिंक्ट पाथवे। एपिडर्मिस से जाइलम तक पानी जब अंदर आएगा ना बच्चे, तो सेल्स में दो पाथवेज को फॉलो करेगा। उसमें से पहले पाथवे का नाम आप याद करेंगे एपोप्लास्ट, और दूसरे का नाम आप याद करेंगे सिम्प्लास्ट। तो कितने पाथवे हैं, दो। सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया है एपिडर्मिस ने, एब्जॉर्ब, लेकिन जो पानी रूट के अंदर है, सेल्स के अंदर पानी आया है कहां से, सॉइल से, वो पानी ऊपर शूट में जाएगा जाइलम के थ्रू। तो एपिडर्मल सेल से वाटर का जाइलम तक पहुंचना दो पाथवे की हेल्प से होता है, फर्स्ट इज एपोप्लास्ट एंड सेकंड इज सिम्प्लास्ट। इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो पहले तो हम एक रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर देख लें कि भाई एपिडर्मल से जाइलम तक पहुंचने में पानी को कौन कौन सी सेल्स को क्रॉस करना पड़ता है। तो देखिए बच्चे, ये आपके पास एक रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, टीएस है, रूट के बाहर की तरफ सॉइल है, और ये सबसे बाहर वाली जो लेयर आपको दिख रही है ब्लैक कलर में, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है। ये वाली जो लेयर है, ये लेयर एपिडर्मिस है, और इस एपिडर्मिस से बाहर की तरफ हेयर लाइक एक्सटेंशंस निकल रहे हैं, वो है रूट हेयर्स। अब बताइए सॉइल से वाटर सबसे पहले एब्जॉर्ब कौन करेगा, सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब करेंगे रूट हेयर। कहां से, सॉइल से। रूट हेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब एपिडर्मिस ने कर लिया, बिकॉज रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। वेरी गुड। अब देखिए सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब हुआ, रूट हेयर के पास आया, रूट हेयर से एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के अंदर की तरफ जो टिश्यू है ना बच्चे, उस टिश्यू का नाम है कॉर्टेक्स। और याद रखिए कॉर्टेक्स जो है रूट में, वो पैरेनकाइमा टिश्यू होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो पैरेनकाइमा टिश्यू है। प्लांट एनाटॉमी में आप ये पढ़ेंगे या आप पढ़ चुके हैं कि पैरेनकाइमा एक लूज टिश्यू है जिसमें कि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो सेल्स के बीच में गैप मिलता है आपको। तो अगर आप इस एरिया को देखेंगे, कॉर्टेक्स वाले एरिया को देखेंगे, तो सेल्स के बीच बीच में आपको खाली जगह दिख रही है, वो है इंटरसेलुलर स्पेस, तो पैरेनकाइमा टिश्यू है। तो बताइए जो वाटर अभी एपिडर्मिस में आया है वो अब जाएगा कॉर्टेक्स सेल्स के पास। फिर कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ आपको क्लियर मिलती है एंडोडर्मिस। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, तो जब आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे होंगे, रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर में एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बारे में डिटेलिंग कर रहे होंगे आप एनसीईआरटी से, तो उसमें एनसीईआरटी लिख दिया इन द लास्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, इन द लास्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। देखिए जो आप कॉर्टेक्स टिश्यू पढ़ रहे हैं ना, इस कॉर्टेक्स टिश्यू के ही सबसे लास्ट लेयर एंडोडर्मिस है। मतलब एंडोडर्मिस हम लेयर अलग से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पार्ट कॉर्टेक्स का ही है। बात आती है कि आप एंडोडर्मिस को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं।
तो बताइए, एक तो एंडोडर्मिस सेल जो है उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है जैसे कि कॉर्टेक्स में है। दूसरा, एंडोडर्मल सेल्स जो हैं ये नॉर्मल कॉर्टेक्स सेल्स जो हैं उनसे थोड़ा अलग हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल में सुबेरीन नाम का एक वैक्सी सब्सटेंस पाया जाता है। तो आपने देखा एंडोडर्मिस में हमने लिखा है कि इनकी सेल वॉल सुबेराइज्ड सेल वॉल है, मतलब इनकी सेल वॉल में सुबेरीन का डिपोजिशन होता है। और सुबेरीन क्या करता है, सेल वॉल की जो ट्रांसपेरेंट मतलब जो मटेरियल्स के लिए परमेबिलिटी है ना, परमेबिलिटी उसको खत्म कर देता है। याद रखिए, सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा है या आप पढ़ेंगे कि सेल वॉल इज द परमिएबल बाउंड्री। परमिएबल बाउंड्री, जब मैं आपको बाउंड्रीज की परमेबिलिटी समझा रहा था ना इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में ऑस्मोसिस से पहले, तब भी मैंने परमिएबल बाउंड्रीज में एग्जांपल सेल वॉल का लिया था और हमने कहा था कि सेल वॉल्स परमिएबल बाउंड्रीज हैं। लेकिन आप यह भी याद रखिए कि जब सेल वॉल में सुबेरीन का डिपोजिशन हो जाएगा तो सुबेरीन डिपोजिशन की वजह से सेल वॉल की परमेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब एंडोडर्मिस सेल्स जो हैं, एंडोडर्मिस सेल्स, इनकी सेल वॉल में सुबेरीन का डिपोजिशन हुआ है, लेकिन कॉर्टेक्स की सेल्स में ऐसा नहीं है। हालांकि एंडोडर्मिस जो है वो पार्ट कॉर्टेक्स का ही है, इसलिए एनसीईआरटी या किसी मॉड्यूल में आपको ये लिखा हुआ मिल जाए ना, इन द लास्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, तो आप प्लीज दुखी मत होइएगा, आप समझ जाइएगा, इन द लास्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स सेल्स आर सेल वॉल ऑफ द दीज सेल्स आर सुबेराइज्ड। तो आप समझ जाइएगा लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स का मतलब यहां एंडोडर्मिस से है। तो बताइए, कॉर्टेक्स सेल्स के बाद पानी कहां जाएगा, एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस के बाद अंदर की तरफ आपको लेयर रूट में मिलती है पेरिसाइकिल, तो वाटर एंडोडर्मिस से एंटर करेगा पेरिसाइकिल में, और पेरिसाइकिल के बाद हमारे पास है जाइलम, और जाइलम के हम दो फॉर्म पढ़ते हैं, एक तो प्रोटोजाइलम और दूसरा मेटाजाइलम। तो पेरिसाइकिल से प्रोटोजाइलम और प्रोटोजाइलम से पानी मेटाजाइलम में। और ये जो मेटाजाइलम है ना बच्चे, ये वो जाइलम है जहां से पानी जाएगा कहां पर, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के एरियल पार्ट्स में पानी चला जाएगा। अभी आप इसका टीएस देख रहे हैं, अगर आप एलएस देखेंगे तो एलएस में जो मेटाजाइलम है उस मेटाजाइलम से पानी आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो देखिए, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया है एपिडर्मिस और रूट हेयर ने। रूट हेयर एपिडर्मिस का ही एक्सटेंशन है जो कि वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद वाटर जाएगा कॉर्टेक्स सेल्स में, कॉर्टेक्स सेल्स से आएगा एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से आएगा पेरिसाइकिल में, पेरिसाइकिल से जाएगा जाइलम में, और जाइलम से एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स में। अब हम यही बात कर रहे थे कि रूट हेयर से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, ये जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो एब्जॉर्ब होने के बाद रूट में डीप तक जाएगा। डीप का मतलब अंदर आएगा, अंदर का मतलब जाइलम तक पहुंचेगा। अब यही हमें समझना है कि पानी जब रूट हेयर से जाइलम तक आता है तो दो पाथवे फॉलो करेगा, पहला एपोप्लास्ट और दूसरा सिम्प्लास्ट। अब हम एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये आपके पास सेल्स हैं चार अलग अलग, क्योंकि अभी तक हमने जो वाटर का फ्लो पढ़ा है ना वो चार सेल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा। पहला एपिडर्मल सेल है जहां से वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरी एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स सेल्स है, ये कॉर्टेक्स सेल के बाद पानी जा रहा है एंडोडर्मिस सेल में, एंडोडर्मिस से जा रहा है पेरिसाइकिल में, और पेरिसाइकिल से जा रहा है जाइलम में, और जाइलम से ऊपर, ऊपर की तरफ एरो दिख रहा है मतलब एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स में जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमने कहा कि एंडोडर्मिस में सुबेरीन स्ट्रिप्स प्रेजेंट हैं, तो ये रेड कलर की जो स्ट्रिप्स दिख रही हैं ये सुबेरीन स्ट्रिप्स हैं। अब बात आ गई एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट की। तो हमारे पास दो पाथ हैं, पहला एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। जब आप एपोप्लास्ट की बात करते हैं ना तो एपोप्लास्ट को आप बताएंगे बेटा नॉन लिविंग, और सिम्प्लास्ट को आप बताएंगे लिविंग पाथ। इसका कारण क्या है कि एपोप्लास्ट में वाटर का जो फ्लो है वो नॉन लिविंग थिंग्स में से हो रहा है। एपोप्लास्ट में से जब वाटर जाएगा ना तो बताइए वाटर का मूवमेंट होगा सेल वॉल या इंटरसेलुलर स्पेस से, सेल वॉल या इंटरसेलुलर स्पेस से। और जब बात आएगी सिम्प्लास्ट की तो सिम्प्लास्ट में वाटर का फ्लो आप बताएंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मोडेस्मेटा से। मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मोडेस्मेटा दोनों ही लिविंग स्ट्रक्चर हैं, सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस दोनों ही डेड स्ट्रक्चर हैं।
इसलिए हमने एपोप्लास्ट को बोल दिया नॉन लिविंग पाथ और सिम्प्लास्ट को बोल दिया है लिविंग पाथ। क्यों? क्योंकि सिम्प्लास्ट में वाटर लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, लिविंग थिंग्स को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, लेकिन एपोप्लास्ट में वही वाटर नॉन लिविंग थिंग्स को क्रॉस करता हुआ जा रहा है। ध्यान दीजिए, ये जो सेल है ना, कोई भी सेल, चारों में से किसी का एग्जांपल ले लो, इसकी सबसे बाहर वाली बाउंड्री ये जो आपको दिख रही है सेल वॉल है, और इसके अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, पहले एपोप्लास्ट की बात कर रहा हूं मैं। पानी अंदर आया सेल के, साइटोप्लाज्म में एंटर नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप साइटोप्लाज्म में एंटर करोगे ना तो मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। अंदर एंटर नहीं हुआ, वो यहीं से सेल वॉल से होता हुआ निकल रहा है। देखो ये एरो जो जा रहा है वो सेल वॉल से जा रहा है। तो जब पानी जाएगा किससे? सिर्फ सेल वॉल से, या फिर बाहर बाहर इंटरसेलुलर स्पेस से। सही है? तो इस पाथवे को हम नाम क्या देंगे? इसे नाम देंगे सर आप एपोप्लास्ट, क्योंकि वाटर का फ्लो हो रहा है सेल वॉल के थ्रू। ये तो पहली बात हुई। दूसरा, अगर वाटर आ जाए अंदर, आ गया सेल में एंटर करेगा पानी, तो क्रॉस किसको करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ गया, इसका मतलब पानी साइटोप्लाज्म में आ गया। एपोप्लास्ट में सेल का साइटोप्लाज्म को, प्रोटोप्लाज्म को टच किया ही नहीं जाता, पानी बाहर बाहर से निकल गया बाईपास। लेकिन सिम्प्लास्ट में तो पानी पहले किस में आया? एपिडर्मल सेल में आया। जैसे पानी बाहर से अंदर एपिडर्मल सेल में आएगा, तो एपिडर्मल सेल की रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद ये जो वाटर है वो एपिडर्मल सेल से कॉर्टेक्स सेल में एंटर करेगा, लेकिन जाएगा किसके थ्रू? एक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसे हम नाम क्या देंगे? प्लाज्मोडेस्मेटा। बोलिए, प्लाज्मोडेस्मेटा। दो नेबरिंग प्लांट सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। दो नेबरिंग जो सेल्स हैं, पास पास की पड़ोस वाली आपस में चिपकी सटी हुई जो सेल्स हैं, उनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, प्लाज्मोडेस्मेटा। इसके बारे में आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा है या फिर आप पढ़ लेंगे। प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट सेल्स में। तो अब पानी जब सेल के अंदर आ गया ना साइटोप्लाज्म में, तो अब उसको नेक्स्ट सेल में जाना है, कॉर्टेक्स सेल में, तो किसके थ्रू जाएगा? प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। तो देखिए इस फ्लो में आपने मेम्ब्रेन और प्लाज्मोडेस्मेटा दोनों को क्रॉस किया, तो ये सिम्प्लास्ट हो गया। अब समझिए, एपिडर्मिस की सेल हो, कॉर्टेक्स की सेल हो, यहां पर पानी एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों से जाएगा। लेकिन जब आप एंडोडर्मिस सेल में आ जाएंगे ना, एंडोडर्मिस सेल में, तो जो वाटर सेल वॉल से क्रॉस हो रहा था, अब वो वाटर सेल वॉल से क्रॉस नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंडोडर्मिस की सेल में प्रेजेंट हैं सुबेरीन स्ट्रिप्स। देखिए, आप मॉड्यूल एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सुबेरिन स्ट्रिप्स या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं इनको। तो बताइए, एंडोडर्मिस की सेल वॉल में क्या मिल जाएगा? मिलेगा जी, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलेंगी, सुबेरिन स्ट्रिप्स मिलेंगी, जो कि वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। मैंने कहा सुबेरिन डिपोजिशन हो जाता है तो परमेबिलिटी सेल वॉल की जो है वो बदल जाती है। तो जैसे ही पानी इसको क्रॉस करना चाहेगा तो वाटर को वहां से सेल वॉल से निकलने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो यहां इस पानी के फ्लो को, वाटर के फ्लो के लिए यह मजबूरी हो गई है कि उस वॉल वाले वाटर को सेल के अंदर आना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म में आना ही पड़ेगा। और अगर आप अंदर आ गए ना, तो आपने यहां मेम्ब्रेन क्रॉस कर दी है, और यहां अगर आपने मेम्ब्रेन क्रॉस कर दी ना, तो फिर आप सिम्प्लास्टिक मूवमेंट से हो गए। इसका मतलब है कि कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस में एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों ही फ्लो हो जाते हैं, लेकिन एंडोडर्मिस में ओनली सिम्प्लास्ट ही याद करना है। क्यों? क्योंकि यहां क्या पाई जाती हैं? सुबेरीन स्ट्रिप्स, जो कि वाटर को सेल वॉल में से निकलने की परमिशन नहीं देती हैं। और जब वाटर सेल वॉल में से नहीं निकलेगा और वो आएगा सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन को, और अगर मेम्ब्रेन क्रॉस होगी तो पाथ सिम्प्लास्ट हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल भी सिम्प्लास्ट है। अब एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू पानी पहुंचा पेरिसाइकिल सेल के पास,
और पेरिसाइकिल से ये पानी जाइलम के पास चला गया। बताइए जाइलम में जो वाटर का फ्लो है, जाइलम में जो वाटर का फ्लो है वो होता है बेटा जाइलम की वेसल्स या जाइलम की ट्रैकिड्स के थ्रू। जाइलम के जो एलिमेंट्स है ना, ट्रेकरी एलिमेंट, जो कि वाटर को लेकर जाते हैं, ट्रांसलोकेशन करवाते हैं, वाटर का मूवमेंट करवाते हैं ऊपर की तरफ, वो जाइलम की वेसल्स और ट्रैकिड्स हैं। और याद रखिए, आपने प्लांट एनाटॉमी में पढ़ा है या पढ़ेंगे, जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड दोनों ही डेड होती हैं। इनके अंदर खाली कैविटी बस सेल वॉल होती है, प्रोटोप्लाज्म है ही नहीं इनके अंदर, डेड है ये। तो इसका मतलब जाइलम से जब पानी ऊपर की तरफ जाएगा तो लिविंग एरिया से जाएगा या डेड एरिया से जाएगा? तो हम कहेंगे डेड से जाएगा। तो बोलिए जाइलम से जब पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है तो जाइलम के अंदर पानी का ऊपर की तरफ जाना सिर्फ और सिर्फ एपोप्लास्ट पाथवे से होता है। तो समझिए, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट दोनों पाथ हो सकते हैं। एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल में ओनली सिम्प्लास्ट है और जाइलम में ओनली एपोप्लास्ट है, ओनली एपोप्लास्ट है। यह है रूट के अंदर पानी का एब्जॉर्ब होने के बाद जाइलम तक पहुंचना। अभी पानी सिर्फ जाइलम तक पहुंचा है और फिर जाइलम से पानी ऊपर की तरफ जाता है। अब जाइलम से पानी ऊपर की तरफ कैसे जाएगा उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, यह डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ही, 184 नंबर पेज पे मिलेगा आपको। इसके जस्ट बाद आपको यह डायग्राम भी मिलेगा नेक्स्ट पेज पे। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब आप एपोप्लास्ट समझ गए, आप सिम्प्लास्ट समझ गए। एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स। रूट के अंदर जितना वाटर एब्जॉर्ब किया गया है उसमें से मैक्सिमम पार्ट वाटर का अकर्स वाया एपोप्लास्ट। अगर पूछ लिया जाए कि भाई जितना वाटर रूट एब्जॉर्ब करती है सॉइल से उसमें मैक्सिमम वाटर कौन से पाथ से जाएगा, तो वह एपोप्लास्ट से जाएगा मैक्सिमम वाटर। सिंस द कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड, मैं कह ही चुका हूं, पहले भी आपको बता के आया हूं कि जो कॉर्टेक्स होता है बच्चे वो पैरेनकाइमा टिश्यू, और पैरेनकाइमा टिश्यू लूज पैक्ड टिश्यू है, मतलब इसमें प्रेजेंट होते हैं स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, एंड हेंस ऑफर नो रेजिस्टेंट टू वाटर मूवमेंट। देखिए, इस रूट के अंदर जाइलम तक पानी को हमने लेकर आना है। ये रूट के अंदर आपको दिख रहा है रूट हेयर्स हैं, ये कॉर्टेक्स वाला एरिया है, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आपको दिख रही हैं अंदर, पेरिसाइकिल है, फ्लोएम, जाइलम सब प्रेजेंट है। लेकिन हमें फ्लोएम की नहीं, जाइलम की बात करनी, क्योंकि वाटर का मूवमेंट पढ़ रहे हैं हम। तो अब देखिए, इसमें से जो मैक्सिमम पार्ट दिखेगा ना इस रूट के टीएस में, वो कौन दिखेगा? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स दिखेगा। और कॉर्टेक्स है सबसे ज्यादा पार्ट है, और कॉर्टेक्स से पानी एपोप्लास्ट से जाता है मोस्ट ऑफ, इसलिए मोस्ट ऑफ द वाटर इन द रूट्स जो कि एब्जॉर्ब हो चुका है वो एपोप्लास्ट से जाएगा। देखिए, रेड कलर की लाइन जो दिख रही है ना बेटा आपको, ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है, और ये जो आपको दिख रही है ब्लू कलर की लाइन, ये एपोप्लास्टिक मूवमेंट है। सिम्प्लास्ट में पानी अंदर आया, सेल के अंदर आया, रूट हेयर सेल के अंदर, फिर एपिडर्मल सेल के अंदर, फिर कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर से होता हुआ एंडोडर्मिस सेल में से होता हुआ जाइलम तक पहुंचेगा। देखिए, ये मूवमेंट यहां पूरा जाइलम तक पहुंचते पहुंचते चल रहा है, पेरिसाइकिल की सेल तक, क्योंकि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, इन सभी में सिम्प्लास्टिक तो होता ही होता है। लेकिन एपोप्लास्टिक मूवमेंट में अगर ये लाइन आप देखेंगे ना, ब्लू कलर की लाइन, ये एंडोडर्मिस से पहले आके रुक गई है, उससे आगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें यह पता है एंडोडर्मिस सेल में प्रेजेंट होती हैं क्या? सुबेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, इसलिए वाटर का एपोप्लास्टिक मूवमेंट हमें करवाना है कॉर्टेक्स की लास्ट सेल तक। जैसे ही वो एंडोडर्मिस में आएगा ना बेटा, तो एंडोडर्मिस में एपोप्लास्टिक मूवमेंट हो ही नहीं सकता पानी का, क्योंकि सेल वॉल में प्रेजेंट है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, और वहां पर सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होना हमारे लिए एसेंशियल हो जाएगा। तो ये बात हुई बच्चे एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट की। इसके थ्रू हमने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है सॉइल से, वो वाटर हम जाइलम तक ले आए हैं। तो अब हमने बात किसकी की? हमने बात की एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथ की। देखिए, ये रूट का जो हम डायग्राम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने वाटर का एब्जॉर्प्शन जो करवाया बच्चे, वो रूट हेयर से करवाया। और हम जब स्टार्ट किया था इस टॉपिक को, तो हमने मोर स्पेसिफिकली बोला था रूट हेयर के लिए। अब मैं आपको बताऊं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें रूट हेयर नहीं होते। आप डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो जिम्नोस्पर्म में
पाइनस पढ़ा आपने, तो पाइनस की रूट्स में रूट हेयर नहीं होते। अब रूट हेयर नहीं है तो क्या वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर पाते एफिशिएंटली सॉइल से? कर पाते हैं। तो बात आती कि कैसे। तो बताइए, ऐसे प्लांट्स जिनमें रूट हेयर्स नहीं है या लेस डेवलप्ड हैं, उनमें क्या हो जाता है कि प्लांट एक एसोसिएशन बना लेता है फंगस के साथ। इसे हम नाम क्या देते हैं? माइकोराइजा। माइको, माइकोटा, फंजाई, राइजा रूट, तो फंजाई और रूट का एसोसिएशन है माइकोराइजा। ये उन प्लांट्स में है जहां पर प्लांट्स में रूट हेयर्स एब्सेंट हैं या लेस डेवलप्ड हैं, तो उनका सरफेस एरिया भी तो बढ़ाना है। और फंगस क्या होते हैं? फंजाई के जो हाइफा हैं वो भी थ्रेड लाइक हैं, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो रूट हेयर के साथ क्या कर लेते हैं? एसोसिएशन कर लेते हैं। रूट से कहते हैं कि आप हमें खाना दो, बदले में हम आपको वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देंगे। ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों का फायदा हो रहा हो उसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है हायर प्लांट और फंजाई के बीच में, वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन और फूड के लिए। फूड रूट दे रही है फंजाई को, और वाटर और मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करके फंजाई दे रहा है रूट को। ए माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द फंगस विद द रूट सिस्टम। द फंगल हाइफी, हाइफी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बच्चे। जब आप फंजाई पढ़ते हैं तो फंजाई में आपने पढ़ा है कि फंजाई जो होता है उसका हाइफा एक से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। द फंगल हाइफी प्रेजेंट ऑन और इन द रूट हैव ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया। अब इधर से ये रूट के साथ एसोसिएट हो गया फंजाई, तो एक लंबा हेयर रूट के साथ एसोसिएट है, तो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ा दिया इन्होंने। ये कहते हैं कि वाटर और मिनरल्स हम लाते हैं एब्जॉर्ब करके, आप तो खाना बना के हमें दो, क्योंकि फंजाई ऑटोट्रॉफ नहीं होता, अपना फूड खुद नहीं बनाता, फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है। तो यहां पर फूड दे रही है रूट फंगस को, और बदले में फंगस क्या करता है? वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके रूट को प्रोवाइड करवा देता है। द फंगल हाइफी प्रेजेंट और द इन रूट हैव ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया दैट एब्जॉर्ब द मिनरल आयंस and water from the soil from a much larger volume of the soil that perhaps a root cannot do। जो रूट एफिशिएंटली अच्छी अमाउंट के अंदर वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही थी, बिकॉज रूट हेयर या तो एब्सेंट थे या लेस डेवलप्ड थे, तो वहां पर यह काम फंगस ने कर दिया। द फंगस प्रोवाइड द मिनरल एंड वाटर टू द रूट। जो फंजाई हाइफा, फंगल हाइफा है, वो वाटर और मिनरल्स रूट को प्रोवाइड करवाता है। इन टर्न्स द रूट प्रोवाइड द शुगर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू द फंगस। तो वो फूड जो है वो रूट किसको दे देती है? यहां शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट मींस फूड, तो फूड जो है वो प्लांट ने फंगस को प्रोवाइड करवा दिया। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? पाइनस का। पाइनस का सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट द माइकोराइजा। पाइनस सीड जर्मिनेट कर गया, रूट सिस्टम डेवलप हुआ, अगर वहां फंजाई नहीं है, एसोसिएशन नहीं हो पाएगा, माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं हो पाएगा ना, तो प्लांट अच्छे से अपने आप को उस एरिया के अंदर, उस सॉइल के अंदर एस्टेब्लिश कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितनी एफिशिएंसी के साथ उसको वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने हैं, रूट हेयर की एब्सेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बताइए, ये एक ऑब्लिगेट एसोसिएशन है पाइनस का फंजाई के साथ। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। देखिए, आपने रूट हेयर की हेल्प से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, एपिडर्मिस सेल में वाटर आ गया, अब यहां से इस पानी को हमने जाइलम तक भी पहुंचा दिया एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट से। अब वो जाइलम से पानी ऊपर कैसे जाएगा? शूट वाले एरिया में कैसे जाएगा? कैसे वो शूट के सभी प्लांट के सभी लीव्स को, ब्रांचेस को, फ्रूट्स को, सब जगह वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो होगा जाइलम के थ्रू। लेकिन ये होगा कैसे? उसे हम कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी मैं आपको बता के आया था बच्चे कि प्लांट में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हम उसे ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात हुई थी। मैंने कहा था अगर आपसे कोई ट्रांसपोर्ट कहे तो आप पूछिए कि भाई कौन सा, लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस। लेकिन अगर कोई ट्रांसलोकेशन कहे तो समझ जाइए कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की ही बात हो रही है। प्लांट्स में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए आप याद रखिए दो टिश्यू हैं, फर्स्ट है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम से तो रूट
से शूट की तरफ वाटर और मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन होता है और फ्लोएम से फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। पहले हम बात कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, फिर हम बात करेंगे जाइलम से वाटर और मिनरल्स के ट्रांसलोकेशन की, और फिर हम बात करेंगे फ्लोएम की। मतलब ये जो टॉपिक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ना, इसमें जितनी भी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा वो जाइलम और फ्लोएम दोनों पर एप्लीकेबल होंगी। लेकिन जैसे मैं जाइलम की बात करूंगा तो सिर्फ जाइलम की बात करूंगा, और जब फ्लोएम की बात करूंगा तो सिर्फ फ्लोएम की बात करूंगा। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के जो कैरेक्टर्स आपको मैं बताऊंगा, जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, वो जाइलम और फ्लोएम दोनों पर ही एप्लीकेबल हैं। क्यों? क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम बोथ टिश्यूज आर द वेसिकुलर टिश्यू and responsible for the long distance transport of the material within plant body। जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आपको वाटर, मिनरल, फूड, जितने भी जो मटेरियल्स हैं बच्चे, इनके फ्लो के लिए एक टर्म याद करनी है, मास फ्लो और द बल्क फ्लो। जब भी लॉन्ग डिस्टेंस की बात आएगी ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमारे दिमाग में मास फ्लो या बल्क फ्लो टर्म रहनी चाहिए। अब ये क्या है इसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। वैसे बल्क और मास से क्लियर होता है कि भाई एक ह्यूज अमाउंट में मटेरियल्स का एक साथ चलना। फ्लो मतलब जाना, ट्रांसपोर्टेशन। बल्क और मास से मतलब है कि एक ह्यूज अमाउंट है, एक लार्ज, एक बड़ी अमाउंट है मटेरियल्स की जो कि ट्रांसपोर्ट हो रही है। मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क और एन मास। बल्क के लिए एक टर्म एनसीईआरटी ने हमारे लिए यह यूज किया, एन मास, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। बल्क फ्लो और मास फ्लो की जब भी बात आए तो आप बताइए बल्क फ्लो या मास फ्लो जो है मटेरियल्स का, वो प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। देखिए ध्यान दीजिए, हम पढ़ के आए हैं अभी तक जितना भी मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। देखिए जब मटेरियल्स मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो वो डिफ्यूजन है। लेकिन अगर मटेरियल्स मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से यहां कोई भी मतलब नहीं है, तो हम उसे नाम देंगे मास फ्लो या बल्क फ्लो। मास फ्लो या बल्क फ्लो का एक सिंपल एग्जांपल, रिवर बह रही है, नदी का बहना मास फ्लो है। नदी जब बहती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स की एक ह्यूज अमाउंट एक ही डायरेक्शन में चल रही है अपने आप, उनसे कोई मतलब नहीं उनको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। फ्लो है ये पानी का, इसे मास फ्लो या बल्क फ्लो कहेंगे। स्ट्रो से जूस पीते हैं ना आप, वो भी एक बल्क फ्लो का एग्जांपल है। और यहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से कोई मतलब नहीं है। आप समझिए इस बात को, एक गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून शुगर डिसॉल्व कर लो आप। अब वो पानी का गिलास जो था बच्चे, वो सिर्फ पानी नहीं शुगर सॉल्यूशन हो गया, लेकिन उसमें शुगर कितनी डाली है आपने? 1 चम्मच। दूसरी बात, 2 टीस्पून शुगर आप अपनी बल्क कैविटी में रख लें, यहां पर बकल कैविटी के अंदर, माउथ में जीभ के ऊपर रख लो 2 चम्मच, बक्कल कैविटी में रख लो। तो शुगर गिलास में ज्यादा है या बक्कल कैविटी में? तो बच्चा कहता है जी बक्कल कैविटी में ज्यादा है। सही है बात। अब आप लगाइए स्ट्रो जूस के अंदर, मतलब गिलास के अंदर, और सक करके देखिए लिक्विड को। गिलास से सिर्फ पानी ऊपर आएगा या पूरा शुगर सॉल्यूशन? तो हम कहेंगे जी पूरा शुगर सॉल्यूशन ही आएगा। लेकिन अगर देखा जाए ना तो शुगर की कंसंट्रेशन ग्लास में कम है और माउथ के अंदर बक्कल कैविटी में क्या है? ज्यादा। तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट तो आना ही नहीं चाहिए इसको। तो बोलिए सर यहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब तो यह है कि आप प्रेशर किस तरफ लगा रहे हैं। तो प्रेशर मैं मेरी तरफ लगा रहा हूं, बक्कल कैविटी की तरफ खींच रहा हूं मटेरियल को, तो वो आ रहे हैं। तो बल्क फ्लो में, मास फ्लो में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से कोई भी मतलब नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट से मतलब है। और जितने भी मटेरियल्स हैं प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से एक ही डायरेक्शन में एक साथ एक ही स्पीड पर मूव करते हैं। यह डिफ्यूजन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि डिफ्यूजन में हमने यह कहा था मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल
इन सिंगल सिस्टम ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंटली, वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जाते हैं। लेकिन मास फ्लो में एक ही सिस्टम में मोर देन वन टाइप ऑफ द मटेरियल्स सब्सटेंसेस मूव इन सेम डायरेक्शन, सेम फ्लो, सेम पेस, सेम स्पीड। एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही फ्लो में चल रहे हैं, एक ही स्पीड पर चल रहे हैं। बल्क फ्लो कैन बी अचीव आइदर थ्रू द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मींस पुशिंग और द नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मींस पुलिंग। देखिए दो प्रेशर याद कर लीजिए आप, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी पुश की बात आएगी ना, पुश की, स्ट्रो है, स्ट्रो में पानी भरिए, पुश करिए, पुश, तो पानी स्ट्रो में से निकल के इधर जाएगा, ये पॉजिटिव फोर्स। स्ट्रो है, खींचिए, पुल, पुलिंग, ये नेगेटिव फोर्स है। तो पुशिंग फोर्स पॉजिटिव, पुलिंग फोर्स नेगेटिव। एग्जाम्पल, अपने घर पे पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, पार्क है, तो पानी देते ना पाइप से, ये पॉजिटिव प्रेशर का एग्जाम्पल है, पॉजिटिव प्रेशर का। पाइप में पानी पीछे से आ रहा है और हम सामने अंगूठा लगा के पानी का प्रेशर बना के दे रहे हैं, पीछे से पुश हो रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल की, चलो चलो आगे चलो, चलो चलो आगे चलो, ये पुशिंग फोर्स है, गार्डन होस। और जो हम स्ट्रॉ से पानी जूस पीते हैं तो इसमें हम सक करते हैं, पुल करते हैं वाटर को कि ऊपर की तरफ चढ़ो भाई, खींचते हैं, तो पुलिंग फोर्स। ये कैसा है? नेगेटिव फोर्स। तो पुशिंग पॉजिटिव, पुलिंग नेगेटिव। और दोनों ही केसेस में, चाहे आप पुशिंग पढ़िए चाहे आप पुलिंग पढ़िए, प्रेशर तो है ना। दोनों ही केसेस में मास फ्लो को या बल्क फ्लो को अचीव किया जा सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। आपके पास एक स्ट्रॉ है, इसके दो एंड हैं, एंड ए है और एंड बी है। आप यहां से क्या करिए कि प्रेशर लगाइए, कौन सा? पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव। अब जितना प्रेशर इस पॉइंट पर आप पुलिंग का लगाएंगे ना, उतना ही लिक्विड यहां से अंदर अंदर एंटर करेगा। और जब लिक्विड इसमें इधर से अंदर एंटर करेगा, अंदर एंटर कर रहा है, अंदर एंटर कर रहा है, तो वो पुश करेगा इधर मॉलिक्यूल्स को, तो इधर कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाएगा? पुशिंग। तो इस पॉइंट पर तो कौन सा फोर्स है? पुलिंग। जितना यहां पुलिंग है उतना ही यहां पुशिंग है, मतलब यहां प्रेशर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो मान लो यहां है -5, तो इधर कितना है? +5। तो बताइए वाटर मॉलिक्यूल कहां से जाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल सर ए से बी की तरफ जाएंगे। अब ये तो हमने सिर्फ वाटर को पुल किया है। अगर यहां सॉल्यूशन होता तो बोलो पूरा सॉल्यूशन जाता फिर तो, क्योंकि मास फ्लो में एक सिस्टम में जितने भी मटेरियल है ना, वो सारे के सारे मटेरियल्स सेम डायरेक्शन में, सेम पेस पर एक साथ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। और प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहां ए पॉइंट पर प्रेशर हाई है और बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो कम है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रहे हैं, और पाइप से ये जो मटेरियल अंदर चढ़ रहा है ना, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? बिल्कुल बल्क फ्लो या मास फ्लो। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में इस फोर्स का, पुशिंग फोर्स या पुलिंग फोर्स का यूज करते हुए हम प्लांट बॉडी में वाटर को ऊपर चढ़ाते हैं और फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। बात आती है कैसे? तो अगला टॉपिक हमारा यही है, वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट। इसे आप एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। कारण है, वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है ना जाइलम से, तो सिर्फ वाटर नहीं जाता, जाइलम में से वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी जाते हैं, और जहां वाटर और मिनरल्स एक साथ आ जाएं वहां टर्म हो जाती है सैप। वाटर और मिनरल्स एक साथ आ जाएं तो टर्म हो जाती है सैप। तो बोल रहे हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना, किसका? सैप का, वाटर प्लस मिनरल्स। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एब्जॉर्ब वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स up to the top part of the plant is called as the ascent of sap. Translocation of sap means water plus minerals takes place by xylem. ये xylem टिश्यू से होता है।
ये जाइलम से होता है, इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास कि वाटर का मूवमेंट जो है या वाटर के साथ मिनरल्स का जो मूवमेंट है वो जाइलम से हो रहा है। इसे समझने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है बच्चे। प्लेस ए ट्विग मतलब टहनी, बेरिंग द व्हाइट फ्लावर, बालसम प्लांट है जिस पर व्हाइट फ्लावर है, उस व्हाइट फ्लावर वाली एक ट्विग, एक टहनी को हमने रखा है एक कलर्ड वाटर के अंदर इओसिन सॉल्यूशन में। तो देखिए बीकर में इओसिन सॉल्यूशन है रेड कलर का, और इसमें एक टहनी रखी है, एक ट्विग रखा है हमने बालसम प्लांट का जिसपे फ्लावर व्हाइट कलर का है। ठीक है। ऑन एग्जामिनिंग द कट एंड ऑफ द ट्विग आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद जब हम इस ट्विग का टीएस लेते हैं, स्टडी करते हैं, टीएस की स्टडी करते हैं कट करके, विल नोटिस द रीजन थ्रू द विच द कलर्ड वाटर मूव्ड। तो हम ये नोटिस करते हैं उस पार्ट को जिसमें से कि कलर वाटर मूव किया है। दिस एक्सपेरिमेंट वेरी इजीली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द पाथ ऑफ द वाटर मूवमेंट इज थ्रू द जाइलम। जब आप इस ट्विग को इओसिन सॉल्यूशन में 1-1.5 घंटे के लिए रखते हैं और फिर इस ट्विग का जो कटा हुआ पार्ट है उसका टीएस लेते हैं, ये दिख रहा है आपको साथ में स्टेम का टीएस, तो उसमें आप पाते हैं कि जो जाइलम वाला पार्ट है ना वो रेड हो जाता है। जाइलम वाला पार्ट क्या हो जाता है, बाकी और कोई पार्ट रेड नहीं हुआ, जाइलम वाला पार्ट रेड हो गया। इसका मतलब क्या है कि वाटर का मूवमेंट, जो कलर्ड वाटर था ना उसका मूवमेंट किससे हो रहा है, जाइलम से। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि इस बालसम प्लांट के अंदर जो लीव्स की वेन्स हैं वो भी रेड कलर की हो जाती हैं। रेड कलर की वेन्स के अंदर जब हम लीफ का टीएस लेते हैं तो वेन में भी जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं, लेकिन जाइलम वाला पार्ट रेड हो जाता है। इसी के साथ साथ जो फ्लावर हमने व्हाइट कलर का लिया था, देखिए हमने बोला है कि व्हाइट कलर फ्लावर हमने लिया है, व्हाइट कलर, ये व्हाइट फ्लावर है प्ले इसके ऊपर, लेकिन इस टहनी को हमने रखा था रेड कलर के सॉल्यूशन में। तो थोड़ी देर बाद हम पाते हैं कि जो फ्लावर था ना व्हाइट कलर का वो भी कैसा हो गया, धीरे धीरे चेंज हो गया रेड कलर में। इसका मतलब जाइलम के थ्रू नीचे से ये लिक्विड जाइलम के थ्रू जा रहा है सभी लीव्स के पास, जा रहा है फ्लावर के पास, मतलब सभी एरियल पार्ट्स के पास, नीचे वाले रीजन से ऊपर वाले रीजन की तरफ जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। यह हमें एक एक्सपेरिमेंट से पता चला। अब एसेंट ऑफ सैप होता कैसे, इसका मैकेनिज्म देखते हैं बच्चे। इसके लिए कुछ आपको टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको हमने पहले समझना है, उसके बाद हम इसको डायग्रामेटिक तरीके से समझेंगे। इसके लिए डिक्सन और जोली नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी एसेंट ऑफ सैप के लिए, नाम है कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। मोस्ट एक्सेप्टेड और द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द एक्सप्लेनिंग मैकेनिज्म ऑफ द एसेंट ऑफ सैप। कौन सा, डिक्सन और जोली ने जो थ्योरी दी है, क्या दी है, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल। अकॉर्डिंग टू इट फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन एसेंट ऑफ सैप। मैंने बोला एसेंट ऑफ सैप को समझने के लिए कुछ कंपोनेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टर्स हैं, मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। वो समझ जाएंगे तो एसेंट ऑफ सैप समझ में आएगा। उसमें सबसे पहले नंबर पे कोहेशन फोर्स। कोहेशन क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स, एक अट्रैक्शन फोर्स है बच्चे, एफिनिटी है, लेकिन सेम मॉलिक्यूल्स में लगने वाली, सेम मॉलिक्यूल्स को। पेन को अट्रैक्ट करता है, पॉइंटर को अट्रैक्ट करता है, हाथ ने हाथ को अट्रैक्ट किया, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, कोहेशन फोर्स। म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, कोहेशन। हेल्प्स टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस वाटर कॉलम इन द जाइलम एलिमेंट। ये जाइलम कॉलम में कंटिन्यू वाटर एलिमेंट बनाने में हमें हेल्प करता है। हाउ, इसकी डिटेलिंग हम करने वाले हैं। दूसरा फोर्स है एडेशन फोर्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। पेन ने हाथ को अट्रैक्ट किया, हाथ ने पॉइंटर को अट्रैक्ट किया, पॉइंटर ने पेन को अट्रैक्ट किया, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं हो रहा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स एडेशन फोर्स है। अट्रैक्शन बिटवीन द जाइलम वॉल एंड द वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एडेशन फोर्स। जाइलम की वॉल और वाटर मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल्स नहीं है। जाइलम की वॉल में तो सेलुलोज, लिग्निन ये सब प्रेजेंट हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके जाइलम वॉल के कंपोनेंट्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है इसे हम एडेशन कहेंगे।
तीसरा हमें याद करना है सरफेस टेंशन, और याद रखिए सरफेस टेंशन कोहेशन की ही एक प्रॉपर्टी है। जहां कोहेशन फोर्स ज्यादा होगा ना वहां सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, ऐसा आप समझ लीजिए। वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन द वाटर मॉलिक्यूल इन द गैस फेज। इसको थोड़ा इजी तरीके से समझ लेते हैं। सरफेस टेंशन, कोहेशन फोर्स ज्यादा तो सरफेस टेंशन ज्यादा, कोहेशन फोर्स कम तो सरफेस टेंशन कम। जैसे ये मेरे आसपास जो अभी एटमॉस्फेयर है इसमें एयर है, अगर मैं इसमें हाथ चलाता हूं तो बड़ा इजीली हाथ लेफ्ट राइट कर पा रहा हूं, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स हैं और एयर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए उनको एक दूसरे से दूर करना मेरे लिए इजी है, इसलिए बड़ा इजीली मैं हाथ घुमा रहा हूं। लेकिन सोचिए अगर यही मैं यहां ना होकर पानी के अंदर हूं और पानी में अगर मुझे हाथ हिलाना हो ना ऐसे, तो इतनी स्पीड से मैं इतनी एफिशिएंसी के साथ मूवमेंट नहीं करवा पाऊंगा हाथ को, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में गैस की कंपेयर में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और उनको मेरे लिए उनको दूर हटा पाना थोड़ा मुश्किल है, तो उनकी सरफेस टेंशन ज्यादा है। तो वाटर मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में हो और वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में हो तो ज्यादा कोहेशन कहां होगा, जब वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, और लिक्विड फॉर्म में सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी। और इसके अलावा जो फोर्थ प्रॉपर्टी आपको याद करनी है बेटा वो है ट्रांसपिरेशन पुल। यहां एक टर्म आ गई है ट्रांसपिरेशन पुल। ये एक पुलिंग फोर्स है जो कि डेवलप होता है जाइलम कॉलम में, लेकिन किसकी वजह से? ट्रांसपिरेशन की वजह से। बताइए कि जो एरियल पार्ट्स हैं प्लांट के, एरियल पार्ट्स किसके? प्लांट के एरियल पार्ट्स में से जो वाटर का लॉस हुआ है, उस लॉस की वजह से प्लांट के जाइलम में एक डेवलप हो जाता है पुलिंग फोर्स, जिसे हम नाम देते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ए नेगेटिव प्रेशर, पुलिंग प्रेशर डेवलप इन द जाइलम ड्यू टू द रैपिड ट्रांसपिरेशन इन लीव्स के अंदर जो हो गया है रैपिड ट्रांसपिरेशन, उसकी वजह से जाइलम में एक पुलिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन पुल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुलिंग ऑफ वाटर कॉलम इन द जाइलम। तो जाइलम में पानी को ऊपर की तरफ खींचने का काम जो कर रहा है ना वो ट्रांसपिरेशन पुल कर रहा है, और ये ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप हुआ है ट्रांसपिरेशन की वजह से, जो कि लीफ के एरियल पार्ट्स में से हुआ है।